नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम इस लेक्चर में एविडेंस एक्ट के आगे की चीज को कवर करेंगे। एविडेंस एक्ट पर यह हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो आइए हम अपने समय को व्यर्थ किए बिना आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। कल हमने इसके पहले के लेक्चर में हमने जो है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 को देखा था। उसमें हमने आपको कोर्ट की डिफिनेशंस बताई थी। उसके बाद हमने फैक्ट का डिफिनेशन दिया था। फैक्ट दो प्रकार के होते हैं, मेंटल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट। फिर हमने एविडेंस की डिफिनेशन दी थी। अब हम आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ शब्दों की डिफिनेशंस बता रहे हैं। इन्हें आप अगर चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, वरना एक दो बार सुनने से आपको यह क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात में कंफ्यूजन होता है कि प्रूफ, नॉट प्रूफ और डिसप्रूफ, साबित, साबित नहीं और साबित नहीं हुआ, साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ में क्या अंतर है। साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ में क्या अंतर है। तो साबित का अर्थ होता है कि जब किसी तथ्य का अस्तित्व न्यायालय के समक्ष सिद्ध हो जाए तो हम कहते हैं कि वह तथ्य साबित हुआ। इसका क्या मतलब है कि कोई भी तथ्य, चाहे वह मेंटल है या फिजिकल है, फिजिकल तथ्य जो हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से फील करते हैं, जैसे किसी चीज को देखना, किसी चीज को सुनना। मान लीजिए कि हमने कुछ सुना है और यह बात अगर न्यायालय में सिद्ध हो जाए कि हमने यह सुना है, इसके एग्जिस्टेंस को हम प्रूफ कर दें, इसके अस्तित्व को सिद्ध कर दें, तो हम कहते हैं कि हमारा यह फैक्ट जो है न्यायालय में साबित हुआ कि हाँ, वास्तव में हमने कुछ सुना था, हमने किसी चीज को देखा है। तो इसके एग्जिस्टेंस को, कि हमने सच में किसी चीज को देखा है, अगर न्यायालय में हम सिद्ध कर देते हैं तो न्यायालय के समक्ष यह कहा जाता है कि यह फैक्ट सिद्ध का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो है वो प्रूफ हुआ। तो इसको हम कहते हैं साबित। अगर किसी तथ्य के अस्तित्व को न्यायालय में दर्शा दिया जाए, सिद्ध कर दिया जाए, तो हम कहते हैं कि साबित हुआ। ना साबित का अर्थ क्या है कि ठीक इसका उल्टा, अगर किसी तथ्य के अनस्तित्व को न्यायालय में सिद्ध कर दिया जाए या किसी तथ्य के अस्तित्व ही न्यायालय में न सिद्ध होते हो, तो हम कहते हैं कि तथ्य जो है वो ना साबित है। अर्थात कोई भी फैक्ट है, मेंटल या फिजिकल, और उसका एग्जिस्टेंस कोर्ट में नहीं सिद्ध हो पाता है, उसका अनस्तित्व सिद्ध हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वह फैक्ट साबित, ना साबित है। और साबित नहीं हुआ का क्या अर्थ होता है? तो साबित नहीं हुआ साबित और ना साबित के बीच की स्थिति है। अर्थात जब किसी तथ्य का न तो अस्तित्व सिद्ध हो पाए और न ही उसका अनस्तित्व सिद्ध हो पाए, अर्थात जब किसी तथ्य का अस्तित्व न्यायालय में नहीं सिद्ध हो पाता है और उसका अनस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि वह तथ्य साबित नहीं हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोई भी फैक्ट है, अगर उसका एग्जिस्टेंस सिद्ध है तो वह प्रूफ है, अगर उसका एग्जिस्टेंस नहीं सिद्ध होता है तो वह न साबित है, अर्थात नॉट प्रूफ है। और अगर उसका अस्तित्व न तो सिद्ध होता है और न ही उसका अनस्तित्व सिद्ध होता है, तो वह साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूफ कहलाता है। इसके अतिरिक्त दो टर्म्स और हैं जिनका डिफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए। फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य, और रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य। तो फैक्ट इन इशू क्या होता है, विवादक तथ्य क्या होता है? वह तथ्य, विवादक तथ्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि वह तथ्य जिस पर विवाद के पक्षकार आपस में सहमत नहीं है। जैसे विवाद में एक पार्टी ए है और दूसरी पार्टी बी है, तो वह उस विवाद के बिंदु पे सहमत नहीं है। ए का कुछ अपना ओपिनियन है, बी का उससे अलग ओपिनियन है। लेकिन सिर्फ इतना ही होने से कोई तथ्य विवादक तथ्य नहीं हो जाता है, क्योंकि विवाद के अंतर्गत तो लगभग सारे तथ्यों पर ही पक्षकार सहमत नहीं होते हैं। लेकिन विवादक तथ्य की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर वो तथ्य किसी मामले का केंद्र है, सेंटर है, और उस तथ्य के सॉल्व हो जाने से पूरा का पूरा मामला ही सॉल्व हो जाता है, तो उसे हम विवादक तथ्य कहते हैं। जैसे क्या ए ने बी को मारा है, क्या ए ने बी का मर्डर किया है। अब यह विवादक तथ्य है, क्योंकि अगर न्यायालय को इसका जवाब मिल जाता है कि हाँ, ए ने बी को मारा है, तो भी मामला खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा वाद ही समाप्त हो जाएगा। न्यायालय ए को कन्विक्शन कर देगा, दोष सिद्ध कर देगा। अगर न्यायालय को इसका उत्तर ये मिल जाता है कि ए ने बी को नहीं मारा है, तब भी पूरा मामला समाप्त हो जाता है ए के लिए, और न्यायालय ए को
एक्विटल दे देता है, दोष मुक्त कर देता है। तो विवादक तथ्य से तात्पर्य है कि ऐसा तथ्य जो दोनों ही पक्षकारों का उस पर मतांतर हो और वह विवाद का केंद्र बिंदु होता है, उसके सॉल्व होने से पूरा का पूरा विवाद समाप्त हो जाता है, तो उसे विवादक तथ्य कहते हैं। रेलिवेंट फैक्ट सुसंगत तथ्य क्या होता है? तो वह तथ्य जो कहीं ना कहीं विवादक तथ्य से जुड़ा हो, उसे हम सुसंगत तथ्य कहते हैं। जैसे कि क्या ए ने बी को मारा है, अगर कोर्ट के सामने यह विवादक तथ्य है, तो अब कोर्ट के सामने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि मारने के पहले ए और बी को लड़ते हुए देखा गया था, ए बी को जान से मारने की धमकी दिया था। ये सारे तथ्यों को अगर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो यह विवादक तथ्य से सुसंगत है। तो हमने प्रूफ, नॉट प्रूफ, डिसप्रूफ, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, इन 5 टर्म्स को देखा। कल के लेक्चर में हमने एविडेंस की डिफिनेशन देखी थी और फैक्ट की डिफिनेशन देखी थी, कोर्ट की डिफिनेशन देखी थी। तो इस प्रकार से यह इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं सेक्शन 3 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 3 में इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं। इसके बाद हम सेक्शन 4 को देखते हैं। 4 में 3 चीजों को मुख्य रूप से पढ़ना है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव एविडेंस। अर्थात न्यायालय कब उपधारणा कर सकेगा। कर सकेगा का मतलब है कि न्यायालय का विवेकाधिकार है, न्यायालय का जुरिस्डिक्शन है, न्यायालय के विवेक में अगर आता है तो वह उपधारणा कर लेता है, न्यायालय अगर नहीं संतुष्ट होता है तो वह उपधारणा नहीं करता है। दूसरा शब्द जो है उपधारणा करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम। यहाँ पर न्यायालय का विवेकाधिकार समाप्त हो जाता है, न्यायालय को उपधारणा करनी ही होती है, यह विधि द्वारा निर्देशित किया जाता है। तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, निश्चायक सबूत क्या होता है? तो जब किसी दो तथ्यों में से एक तथ्य को दूसरे का निश्चायक प्रूफ घोषित कर दिया जाता है, निश्चायक प्रूफ बता दिया जाता है, तो सिर्फ एक ही तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत करने से दोनों तथ्य सिद्ध हो जाते हैं और दूसरे तथ्य के खंडन के विषय में न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने पर भी वह ग्राह्य नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 82 में जो डॉली इन कैपेक्स है, 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता है। तो अगर किसी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर, 6 वर्ष के आयु के बच्चे पर, 5 वर्ष की आयु के बच्चे पर किसी की हत्या का आरोप लगाया गया है, तो न्यायालय में सिर्फ इतना सिद्ध कर देना कि बच्चे की आयु 6 वर्ष है पर्याप्त है। उसके बाद बच्चे द्वारा किए गए कृत्य के संबंध में साक्ष्य भी नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है कि इसी बच्चे ने हत्या की है, और ना ही इस तरह का कोई साक्ष्य देने पर न्यायालय इसे स्वीकार करेगा। सिर्फ और सिर्फ बच्चे की आयु 6 वर्ष है, इससे संबंधित साक्ष्य दे दिया जाए तो अगला धारणा न्यायालय खुद बना लेता है कि बच्चा निर्दोष है, इसने कोई अपराध किया ही नहीं है। मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम खंडनीय होता है। न्यायालय उपधारणा कर लेती है लेकिन उस उपधारणा को तोड़ा जा सकता है। न्यायालय जिस पक्षकार के पक्ष में उपधारणा करती है, बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत साबित करने का भार दूसरे पक्षकार पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ए और बी में अगर न्यायालय ए के पक्ष में उपधारणा कर लेती है तो बी को अब साबित करना होता है तथ्य को, और बी के पक्ष में उपधारणा कर लेती है तो ए को उसका खंडन करना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल है उपधारणा कर सकेगा का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A। इसमें यह प्रश्न होता है कि क्या न्यायालय के समक्ष यह फैक्ट इन इशू होता है, विवादक तथ्य होता है कि क्या किसी महिला को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया गया था। अब महिला की तरफ से जो वकील है, जो प्रोसिक्यूशन का वकील है, जो अभियोजन पक्ष का एडवोकेट है, वह न्यायालय के समक्ष इन 2 तथ्यों को दर्शा देता है, सिद्ध कर देता है कि महिला से की मृत्यु विवाह से 7 वर्ष के भीतर हो गई है और महिला के साथ मरने से पहले क्रूरता की गई थी। अगर यह 2 तथ्य को न्यायालय के समक्ष रख दिया जाता है तो न्यायालय का विवेकाधिकार है, न्यायालय में प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा कि हाँ वास्तव में महिला जो है उसको आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया गया है। अब अगर न्यायालय महिला के पक्ष में अवधारणा बना लेता है, उपधारणा कर लेता है,
तो अपोनेंट पार्टी जो है, जो एक्यूज्ड है, अब उसको इसका खंडन करना पड़ेगा, साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उसने महिला को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित नहीं किया है। तो यह मे प्रिज्यूम का एग्जाम्पल है कि कोर्ट के समक्ष कुछ तथ्यों को रख देने पर कोर्ट अवधारणा कर सकती है जिस पक्षकार ने उन तथ्यों को रखा है उसके हित में। कुछ एग्जाम्पल्स सेल प्रज्यूम के हैं, वहां कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं होता है, कोई विवेकाधिकार नहीं होता है, कोर्ट को अवधारणा करना ही होता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी और 114 है ए। 113 बी में है कि कोर्ट के समक्ष फैक्ट इन इशू विवादक तथ्य यह है कि क्या किसी महिला की मृत्यु जो है वो दहेज मृत्यु है। तो महिला की तरफ से जो वकील है वह कोर्ट के समक्ष यह फैक्ट रख देता है कि महिला से हमेशा दहेज की मांग की जाती थी और मरने के तुरंत पहले भी महिला से दहेज मांगा गया था। इन तथ्यों को न्यायालय में रखते ही न्यायालय सेल प्रिज्यूम, न्यायालय यह अवधारणा कर ही लेता है कि महिला की जो है दहेज मृत्यु ही हुई है। अब जो दूसरा पक्ष है, अपोनेंट पक्ष है, जो एक्यूज्ड है, उसे इसका खंडन करना होता है, उसे साबित करना होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट हो जाता है, साबित करने का भार उस पर चला जाता है कि उसने महिला की दहेज मृत्यु कारित नहीं की है। ठीक इसी प्रकार सेक्शन 114 ए में है कि क्या किसी महिला के साथ जो है किसी प्राधिकारवान व्यक्ति ने, अर्थात अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो वो अपने थाने के क्षेत्र के भीतर किसी महिला के साथ, कोई डॉक्टर है तो वो अपनी हॉस्पिटल की परिसीमा के भीतर किसी महिला के साथ, कोई लोक सेवक है तो वह अपनी अधिकारिता के भीतर किसी महिला के साथ बिना उसकी सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित किया है अथवा नहीं। अगर यह प्रश्न न्यायालय के समक्ष आता है और महिला न्यायालय में उपस्थित होकर यह कहती है कि यह शारीरिक संबंध बिना उसकी सहमति के स्थापित हुआ है, तो न्यायालय सेल प्रिज्यूम सेक्शन 114 ए के तहत न्यायालय यह उपधारणा करेगा ही करेगा कि बिना महिला की सहमति के यह शारीरिक संबंध स्थापित हुआ है। अब सबूत का भार जो है उस प्राधिकारवान व्यक्ति अर्थात डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, लोक ऑफिसर पर शिफ्ट हो जाता है कि वह इसका खंडन करें कि उन्होंने महिला के साथ बिना उसकी सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से हमने मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम को देख लिया। अब कंक्लूसिव एविडेंस की बारी है। तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि कंक्लूसिव एविडेंस में किसी एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का अगर कंक्लूसिव एविडेंस बताया गया है तो सिर्फ एक फैक्ट प्रूफ कर देने से दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूफ हो जाता है और उस दूसरे फैक्ट के खंडन के बारे में न्यायालय में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर न्यायालय उसे स्वीकारता नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112। किसी बच्चे की धर्मजता का प्रश्न अगर न्यायालय के समक्ष है कि क्या कोई बच्चा लीगल है अथवा नहीं, तो इसके संबंध में अगर न्यायालय के समक्ष सिर्फ इतना साक्ष्य दे दिया जाता है कि वैध विवाह के रहते हुए बच्चे का जन्म हुआ है, अर्थात पति पत्नी जब शादी की परिस्थिति में थे उस वक्त बच्चे का जन्म हुआ है, तो फिर अगला जो विवाद है कि बच्चा धर्मज है या अथवा नहीं, यह खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। न्यायालय यह मान लेता है कि बच्चा धर्मज है और जैसे ही एक फैक्ट प्रूफ हो जाता है कि लीगल शादी के रहते हुए बच्चे का जन्म हुआ है, तो फिर बच्चे के धर्मजता को खंडन करने वाला कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए न्यायालय उसे स्वीकारता ही नहीं है। इसी तरह अगर विवाह विच्छेद के 280 दिन के भीतर बच्चे का जन्म हुआ है तो भी बच्चा जो है धर्मज माना जाता है, लीगल चाइल्ड माना जाता है। हाँ, इसमें एक अपवाद है, अगर पति की ओर से यह स्थापित कर दिया जाता है कि वह महिला के पहुंच में ही नहीं था, वह अपनी पत्नी के रीच में ही नहीं था जिससे वह गर्भ धारण करा सके, तो ये एक्सेप्शन जो है रख देने पर खंडन हो जाता है, बच्चा धर्मज नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त सेक्शन 41 भी जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस का एग्जाम्पल है। सेक्शन 41 के अंतर्गत विवाह के विषय पर न्यायालय द्वारा कोई भी डिक्री पारित की जाती है, दिवालिया के विषय पर न्यायालय द्वारा कोई भी डिक्री पारित की जाती है, नवाधिकरण एडमिरल्टी के विषय पर न्यायालय द्वारा कोई भी डिक्री पारित की जाती है और प्रोबोट के विषय पर न्यायालय द्वारा कोई भी डिक्री पारित की जाती है। तो ये सारी डिक्रियां जो है कंक्लूसिव एविडेंस होती हैं, आगे चलकर किसी मामले में इनको प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रोवोट क्या होता है, तो वसीयत, विल की सर्टिफाइड कॉपी, यह डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। जब कभी वसीयत को प्रमाणित कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा तो उसे प्रोवोट कहा जाता है।
तो उम्मीद करता हूं कि सेल्फ प्रोज्यूम, में प्रोज्यूम और कंक्लूसिव एविडेंस यानी कि सेक्शन 4 तक हम सबका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक हमने अपने इस 2 लेक्चर में कवर कर लिया है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एविडेंस एक्ट की अगली सीरीज के साथ और हम चैप्टर 2 तथ्यों की सुसंगतता, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर बहुत बड़ा है और इस चैप्टर मात्र को पढ़ लेने से 1/3 सिलेबस इंडियन एविडेंस एक्ट का कवर हो जाता है। इस चैप्टर को भी हम बहुत सरल शब्दों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।